जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में हमें डीएससी समाज के लोगों को जाकर वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिखिए, अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि हम सरकार बनने के बाद हम 1 अगस्त का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको हम अपने राज्य में लागू करेंगे। केजरीवाल साहब की सरकार से अनुसूचित जाति वर्ग को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में उन्होंने अपनी एंटी एससी जो छवि है वो पूरी तरह से क्रिएट करी है। मायावती जी हों चाहे चंद्रशेखर जी हों, तो उन्होंने तो अपनी लकीर को छोटे ही करने का काम किया है। पूरा दलित समाज, पूरा अनुसूचित जाति वर्ग तो उनको लीडर मान रहा था। वो अपने समाज को अपने साथ लाने के लिए इस तरीके का अपना एडामेंट रवैया तैयार कर रही है। और ये लड़ाई अकेले मायावती नहीं लड़ रही है, ये लड़ाई चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर और मायावती में अब ये एक तरीके से जोर आजमाइश हो गई है, कंपटीशन हो गया है कि चमारों का सबसे बड़ा लीडर कौन। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और एक बार फिर से हरनाम जी हमारे साथ मौजूद हैं, संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और तमाम मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। हरनाम जी, क्या कहेंगे? हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन में डीएससी समाज का कहीं ना कहीं डंका बजा और डीएससी ने एक तरफा वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। तो इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? मैं बीजेपी की जीत के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं डीएससी की जीत के बारे में बात करूंगा। क्या लग रहा है भविष्य में क्या होने वाला है इसको लेकर? देखिए, जहां तक बात है डीएससी समाज के जो 1 अगस्त के फैसले का, तो उसको ये अब सरकारों को तो देखना पड़ेगा कि जो भी सरकार के लिए अब देश की तमाम राज्य सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बाइंडिंग थी, बाउंडेशंस थी, वो खोल दी है। यानी कि हर राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने बिहाफ पर वहां पर वर्गीकरण कर सकती है, सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। क्योंकि हरियाणा पंजाब में ये पहले से लागू था 2006 तक और 2006 के बाद ये स्टे हो गया था, तो वहां इस पे सुप्रीम कोर्ट में वहां की सरकार हरियाणा की भी गई, कुछ स्टेक होल्डर भी गए, पंजाब के भी गए, और आज जब वो दोबारा पुनः लागू हो गया और अब तो और ज्यादा हो गया है। वो 1 अगस्त के ऑर्डर के बाद अभी कुछ लोग जो उसमें पिटिशनर थे वो रिव्यू पिटिशन में भी गए और रिव्यू पिटिशन में भी कोर्ट ने इसको खारिज किया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी और कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच के फैसले अधिकतर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको एक तरीके से माकूल जवाब मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये फैसला एक तरीके से उन्होंने बड़े सोच समझ के कानून सम्मत, संविधान सम्मत दिया है, जिसमें कि जो वंचित तबका है, जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उसको उसके हक अधिकार मिले, उसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके अनुसार उसको शिक्षा में अधिकार मिले, नौकरियों में अधिकार मिले, आरक्षण का वर्गीकरण हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रिव्यू पिटिशन भी खारिज कर दी है, तो इसके बाद जितनी सरकारें, मैं समझता हूँ, उनको अपने बल बुद्धि विवेक पर ये तुरंत इसको लागू करना चाहिए। आंध्रा में तो पहले ही लागू था, बिहार में लागू था, पंजाब में लागू था, हरियाणा में लागू था, तो इन सरकारों को तो करना चाहिए। इसके बनस्पत जहां लागू नहीं था वहां की सरकारों को भी इस पर, मैं समझता हूं, अब काम करना चाहिए और इस पर बहुत जोर शोरों से विचार करना चाहिए। क्योंकि आरक्षण की मूल भावना जो थी वो थी कि जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग वंचित हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको आरक्षण की बैसाखी दी जाए। तो आज जब 77-78 साल बाद, आजादी के बाद भी अगर कुछ लोग, कुछ तबके उस शेड्यूल कास्ट वाली लिस्ट में अगर रह गए हैं, आज भी वो मलमूत्र ढो रहे हैं, आज भी वो मैनुअल स्क्वेंजिंग कर रहे हैं, आज भी वो झाड़ू लगा रहे हैं, आज भी उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, आज भी उनके घर बार नहीं है, आज भी उनका जो रहन सहन है वो बहुत पिछड़ापन है, तो इसमें सरकारों की जिम्मेवारी है कि सरकार उन तक खुद पहुंचे और उनके लिए ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं बनाए ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा के बाकी समाज के तबकों के साथ मिलकर उनके बराबरी कर सके। ये इसकी मूल भावना थी। तो क्या कहेंगे, हरियाणा में जो इलेक्शन हुए तमाम, अभी अगर हम बीएसपी को देखें, एएसपी को देखें और भी तमाम पार्टियां थी, उन्होंने डीएससी को नकारा है। कहीं ना कहीं मायावती तो खुलेआम विरोध कर रही थी फरीदाबाद में भी। और तो कैसे देख रहे हैं फिर इसको? कहीं ना कहीं लग रहा है आपको डीएससी का जो मुद्दा है उसको निगेटिव प्रचार करके कहीं ना कहीं उन्होंने खामियाजा इसका भुगता है? 100% देखिए, अगर मायावती जी हों चाहे चंद्रशेखर जी हों, तो उन्होंने तो अपनी लकीर को छोटे ही करने का काम किया है। पूरा दलित समाज, पूरा अनुसूचित जाति वर्ग तो उनको लीडर मान रहा था। ये तो कहीं ना कहीं 1 अगस्त के फैसले तो लोगों की आंखें खोल दी है उन्होंने कि वो तो केवल एक कम्युनिटी भर के लीडर थे। वो पूरे सर्व समाज, जो अनुसूचित जाति का सर्व समाज है, वो उसके तो लीडर थे ही नहीं। उसके मन में तो उनके प्रति बहुत गहरी कुंठा थी। जब उनको अगर कुछ मिलने जा रहा था तो, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलने जा रहा था, तो उनको तो बढ़कर, खुले हाथ से आगे 4 कदम बढ़कर इसका स्वागत करना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि हाँ, हमारे ही जो दूसरे छोटे भाई हैं या हमारे ही जो वंचित तबके के लोग हैं जो रह गए हैं मुख्य धारा में आने से, उनको हम भी आगे लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाई। आज इसीलिए मायावती जी की पार्टी का और मायावती का क्या हाल है आप देख लीजिए। वो और केवल अपने भाई और भतीजों तक सीमित रह गई हैं। ऐसी चंद्रशेखर ने अभी नई शुरुआत की है,
ठीक है वो एक बार लोकसभा जीत गए सबके सहयोग से, लेकिन इतनी छोटी लकीर करने से उनका जो राजनीतिक भविष्य और सामाजिक भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं अंधेरे में है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है राम जी, क्योंकि लगातार आप चर्चा करते रहते हैं डीएससी समाज किस तरीके से, डीएससी पूरे देश में लागू होगी, आप लगातार बताते भी हैं कि किस तरीके से लागू होगा, लेकिन लोग सड़कों पे उतरते हैं। आपने कहा सड़कों पे नहीं कुछ और करना है, तो करना क्या है सर? देखिए करना ये चाहिए क्योंकि आपको इसको सड़कों पर उतर के विरोध तो करना नहीं है। जो वंचित समाज जो है, जो लड़ाई पिछले 20 सालों से कोर्ट में लड़ रहा था सर्वोच्च न्यायालय में, और 7 जजों की बेंच ने जब उसको, खंडपीठ ने उसको निर्णय दे दिया है, तो अभी जितनी तमाम राज्य की सरकारें हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को भी अख्तियार है अब अनुसूची बनाने का और सब क्लासिफिकेशन करने का, ए एंड बी करने का, तो अब जितनी तमाम राज्यों के वहां के विसल ब्लोअर्स हैं, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको जाकर अपने अपने सरकारों के मुखियाओं से, वहां के मुख्यमंत्री से या उनकी पार्टी के मुखियाओं से इस पर खुले दिल से चर्चा करनी चाहिए कि भाई साहब ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और ये स्टेट लागू कर चुके हैं, ये स्टेट लागू करने जा रहे हैं, तो आप भी अपने राज्य में लागू करें। हमें इस और काम करना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। और जहां जहां अभी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में तमाम पार्टी के लीडरान से, उनके आकाओं से, उनके सुप्रीमो से ये बातचीत करनी चाहिए कि अगर आप हमारे इस वर्गीकरण के फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया अगर लागू नहीं करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। आपके अगेंस्ट जो पार्टी हमें इस पर हमारे हक अधिकार देगी हम उसका सहयोग और समर्थन करेंगे। ये इस वक्त दबाव बनाने का सही माकूल समय है। जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में हमें डीएससी समाज के लोगों को जाकर वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिखिए, अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि हम सरकार बनने के बाद हम 1 अगस्त का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको हम अपने राज्य में लागू करेंगे। क्या लग रहा है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या डीएससी एक बड़ा मुद्दा बनेगा दिल्ली में, दिल्ली के इलेक्शन में? देखिए दिल्ली से ही मैं समझता हूँ ये चिंगारी पूरे देश में अभी जारी है और दिल्ली की तरफ पूरे देश के लोग हमेशा निहारते हैं, देखते हैं। तो दिल्ली में एक मुद्दा ऑलरेडी ये बना हुआ है। इतने सारे कार्यक्रम दिल्ली में ही हुए हैं, चाहे जंतर मंतर पे हुआ है, चाहे रामलीला मैदान में हुआ है, चाहे स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है, चाहे हमारी बहुत सारे सामाजिक संगठनों के मोर्चे ने भी किए हैं। तो दिल्ली में तो ये अहम मुद्दा है और ये होना चाहिए। दिल्ली में वैसे तो हमें केजरीवाल साहब की सरकार से अनुसूचित जाति वर्ग को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में उन्होंने अपनी एंटी एससी जो छवि है वो पूरी तरह से क्रिएट करी है। चाहे हमारे 5 या 6 अनुसूचित जाति के मंत्री उन्होंने हटाए और बाकी कम्युनिटी के लोगों को रखा। उसके बाद अंबेडकर रत्न जो अवार्ड था वो जो चल रहा था उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। दिल्ली में जो सब प्लान का इन्होंने पैसा था डाइवर्ट करके सब्सिडी में देने का काम किया। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप का जो पैसा आ रहा था वो स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दी। जय भीम प्रतिभा योजना जो थी वो बंद कर दी। इसके अलावा दिल्ली से या पंजाब से इन्होंने अपने 10 राज्यसभा में किसी भी एक राज्यसभा के मेंबर को शेड्यूल कास्ट को नॉमिनेट नहीं किया। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे कि लगता है कि केजरीवाल साहब जो है वो केवल बाबा साहब की फोटो दिखाने के लिए, सिंबोलिज्म के लिए अपने पीछे लगाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहे भगत सिंह हो चाहे बाबा साहब हो, उनका जो कैरेक्टर था या जो उनका कहना था, वो जो आइडियोलॉजी थी वो उसको नहीं मानते हैं। फिर भी हम जितने समाज के लोग हैं हम केजरीवाल साहब से ही मिलेंगे, आतिशी जी से मिलेंगे, दिल्ली के लोगों, दिल्ली कांग्रेस के लोगों से ही बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से ही बात करेंगे कि आप जो भी व्यक्ति अगर दिल्ली में सत्ता में आना चाहता है तो आपको इस वंचित तबके की, महादलित की, अति दलित की आवाज उठानी पड़ेगी, उसको न्याय देना पड़ेगा, उसको अधिकार देना पड़ेगा। जी। एक सवाल और खड़ा होता है, मायावती जी से रिलेटेड सवाल है मेरा। नायब सैनी डीएससी लागू करते हैं हरियाणा में, उनका ट्वीट आ जाता है, वो ट्वीट के माध्यम से कहती हैं कि नायब सरकार ये बहुत ही गलत काम कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है। जब ये सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो अपने स्टैंड पे हैं, अभी भी वही स्टैंड पे खड़ी हुई हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी। हरनाम जी आप कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए मायावती जी की डोमिनेट होना, ये क्या इनका डोमिनेट होना इस बात इसलिए बार बार विरोध कर रही है या वजह कुछ और है? देखिए वजह ये हो सकती है कि मायावती जी के पास अब उनकी जमीन एक तरीके से खोखली और खाली है, तो उनको लगता है कि जो उनका एक जाति वर्ग जिस सब क्लास से वो आती हैं, वो चाहती हैं कि कम से कम अब मैं इसी को सहेज के रख लूं। ये जब वर्गीकरण का मुद्दा आया तो उनको लगता है कि मैं अपने समाज को अब ये कहूं, देखो जी आपके हक अधिकार छिन जाएंगे, आपका आरक्षण में डाइवर्जन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो मैं ही उसकी लड़ाई लड़ रही हूं। तो वो अपने समाज को अपने साथ लाने के लिए इस तरीके का अपना एडामेंट रवैया तैयार कर रही है। और ये लड़ाई अकेले मायावती नहीं लड़ रही है, ये लड़ाई चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर और मायावती में अब ये एक तरीके से जोर आजमाइश हो गई है, कंपटीशन हो गया है कि चमारों का सबसे बड़ा लीडर कौन, मायावती की चंद्रशेखर। तो वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आखिरी जो लड़ाई है वो उनकी अपने समाज को पकड़ने की लड़ाई है। लेकिन मैं मायावती जी को भी और चंद्रशेखर जी को भी कहना चाहूंगा कि आपके समाज के लोग भी
अब ये समझ रहे हैं। मैं आपको एक वर्गीकरण के बारे में एक और बात बताता हूँ कि जैसे 15% आरक्षण है, 15% आरक्षण में अगर जहां जितने एक क्लास यानी जाटव समाज की जो अगर भागीदारी है 7% है, कहीं 6% है, वहां उनको उतना उनका अधिकार तो मिलेगा ही ना। आरक्षण थोड़ी खत्म हो जाएगा। जो एक कैटेगरी में बाकी लोग आ रहे हैं, यानी कि वाल्मीकि हैं, ओढ़ हैं, धानक है, खटीक है, पासी हैं, बंजारे हैं, कंजर हैं, ढे हैं और छोटी छोटी बिरादरियां जो भी हैं, डोम डुमार जो भी हैं, वो उतनी जब मान लो कहीं वो 12% है, कहीं वो 9% है, तो केवल उनको उन्हीं का उतने ही परसेंट का तो अधिकार दिया जा रहा है। उनको सारा आरक्षण का अधिकार थोड़ी दिया जा रहा है। या एनएफएस की बात करते हैं आप, जो है नॉन फाउंड सुटेबल जो है, तो नॉन फाउंड सुटेबल में भी उसमें क्लियर कट लिखा है, और ये एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस हरियाणा में भी होता था, ये पंजाब में भी होता था, आंध्रा में भी होता था और बिहार में भी होता था कि जब आप एक शेड्यूल कास्ट की पोस्ट निकालते थे, चाहे ए कैटेगरी की हो चाहे बी कैटेगरी की हो, तो उसमें अगर कोई पोस्ट अगर खाली छूट जाती थी तो वो वहां से शिफ्ट होकर बी में चली जाती थी, और बी में रह जाती थी तो वो ए में आ जाती थी, वो बाहर जनरल में नहीं जाती थी। तो ये कंफ्यूजन जो है हमारे जाटव समाज के लोगों को, जो ये लोग मायावती जी और चंद्रशेखर बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ना एनएफएस होने जा रहा है, ना ये पोस्टें बाहर जा रही हैं। हाँ, ये अलग है कि हमें इसके बाद भी हमें मिलकर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि जो सरकारी नौकरियों में जो ये गवर्नमेंट बैन लगा रही है, या बैकलॉग की समस्या है, या प्राइवेटाइजेशन की समस्या है, इससे लड़ने के लिए हमें फिर दोबारा इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। इसमें हमें एक बड़ी सोच रखकर, जो हमारा छोटा भाई है, जो कमजोर रह गया है, उसको हाथ देकर, हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर उसको आगे लाने का काम करना चाहिए। इसमें किसी का भी विरोध नहीं है, किसी का भी नुकसान नहीं है। लेकिन एक जातिगत जनगणना का भी बड़ा सवाल हरनाम जी खड़ा होता है कि जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है, तभी डीएससी लागू हो सकता है। देखिए, ये जिन लोगों को पता नहीं है वो शायद इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। पूरे देश में जब शेड्यूल कास्ट की सेंसस, जब पूरे देश में सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो शेड्यूल कास्ट की सेंसस उसमें ऑलरेडी होती है। आज अगर आप शेड्यूल कास्ट के सेंसस के आंकड़े पूरे देश के किसी भी राज्यवार, किसी भी जिलावार लेना चाहें तो ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन के लिए कोई जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। जो जातिगत जनगणना का मामला आ रहा है वो ओबीसी के लिए है, या जनरल के लिए है, या जनरल में जो गरीबी रेखा से नीचे उनके लिए है। ये बेसिकली कुछ लोग जो है बरगलाने की बात करते हैं, इसको डाइवर्जन करने की बात करते हैं कि जब जातिगत जनगणना होगी तभी होगा। इसका जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर 10 साल बाद जब जनगणना होती है तो उसमें ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के लोगों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, शारीरिक स्थिति का पूरा डाटा उसमें अवेलेबल किया जाता है, और ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप सेंसस के .com पर जाइए और वहां से किसी भी जिले का डाटा निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा शेड्यूल कास्ट की कौन सी कम्युनिटी कहां पर है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी उनकी नौकरियां हैं, ये सब अवेलेबल है। तो इसलिए ये जातिगत जनगणना से इसको कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके एक अलग फायदे हैं। पूरे देश की जनगणना होगी तो उसमें सरकार अपनी योजनाएं बना सकती है, कौन सा तबका पिछड़ गया है, कौन सा तबका कितनी क्वांटिटी में है, किसके लोगों को कितनी सरकारी नौकरियां मिलनी है, कितने जुडिशरी में लोग हैं, कितने ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, वो ठीक है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा, शेड्यूल कास्ट की इसकी जातिगत जनगणना से उसका कोई लेना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जनगणना में शेड्यूल कास्ट की जनगणना होती है। तो डीएससी का भविष्य अब भारत में क्या है सर? स्वाभाविक है, अगर ये डीएससी समाज को, जैसे हरियाणा में दोबारा लागू हुआ है, पंजाब में दोबारा लागू हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, बाकी स्टेटों में होगा, तो उनकी आर्थिक राजनीतिक स्थिति उभरेगी। क्योंकि पहले जब ये 2006 में लागू था तो जस्टिस गुरनाम कमेटी, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे भजन लाल जी, उन्होंने एक जस्टिस को दी थी। तो उस वक्त के आंकड़े ऐसे बताते हैं कि उस वक्त जब ए क्लास और बी क्लास में सरकारी नौकरियों में भी जो गैप था वो बराबर आ गया था। वहां उनके बच्चे भी जो एमबीबीएस करने लगे थे, एमबीए करने लगे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे, जुडिशरी में आ गए थे, ब्यूरोक्रेसी में आ गए थे, तो एक बराबर आ गया था। तो अभी जब से बंद हुआ फिर दोबारा वो गैप बढ़ गया था। तो अगर इससे डीएससी के जहां जहां आरक्षण लागू होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, सामाजिक स्थिति भी बढ़ेगी, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होगी, शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी होगी, और उनको नौकरी रोजगार भी मिलेंगे, और साथ साथ जो उनकी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी ज्यादा बढ़ेगी।